आज जितने भी लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, आखिर वो कौन है, कौन से परिवार से आते हैं? क्या आपने किसी मंत्री के बेटे को कावड़ उठाते देखा है, या आपने किसी विधायक के बेटे को कावड़ उठाते देखा, या आपने किसी भी पूंजीपति व्यक्ति के बेटे को कावड़ उठाते देखा है, या आपने धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे को कावड़ उठाते देखा है? तो एक बार जरूर इन पर चर्चा कीजिए। अगर कावड़ उठाने से ही सब कुछ हो जाता तो साथियों आज धीरूभाई अंबानी ना रहता। कि आस्था एक ऐसी चीज होती है जो आपकी तार्किक समझ को बिल्कुल शून्य कर देती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने इतिहास से रूबरू होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि चाहे राष्ट्रपति हो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता है, या मुख्यमंत्री हो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ तक कि वो लोग आपसे ज्यादा पवित्र उस गाय के मूत्र को समझते हैं जिसमें कि बहुत गंदी स्मेल आती है और लोग उसको पीने का भी काम करते हैं। तो इन्हीं चीजों से साथियों आपको समझना होगा कि आखिर भारत देश आज किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले आप एक वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखकर कुछ आकलन कीजिए, और आपके मन में इस तरह के वीडियो को देखकर शायद कुछ विचार उत्पन्न होंगे, तो विचार भी आप कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो को दिखाने का मेरा उद्देश्य क्या था। मेरे दिन में 2 दिन से बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही थी कि इस वीडियो को लेकर क्यों ना मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप लोगों के साथ में साझा करूं। बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर आज अब 21वीं सदी में जो हम विज्ञान को महत्व दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान की आड़ में जिस तरह से पाखंडवाद चरम सीमा पर है, वो भी हमें भली भांति समझना होगा। देश का प्रथम व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति है, जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि द्रौपदी मुर्मू जी का किस तरह से ब्राह्मणों के द्वारा शुद्धिकरण किया जा रहा है मंत्रों के उच्चारण से, ये भी हमें भली भांति समझना होगा कि आखिर इस शुद्धिकरण के पीछे मंशा क्या है। साथियों, इतिहास गवाह है, आपने देखा होगा चाहे कोई दलित राष्ट्रपति चुना गया हो, या कोई दलित मुख्यमंत्री चुना गया, या वो ओबीसी समाज से आता हो या किसी अन्य समाज से आता हो, सिर्फ ब्राह्मण समाज को छोड़कर उसका किसी ना किसी रूप में शुद्धिकरण किया गया है। इससे पहले आपने पास्ट में अगर देखा होगा तो जिस तरह से अखिलेश यादव की कुर्सी को धुलवाने का काम किया गया था, उनका जो पूरा हाउस था उसको गोमूत्र से धुलवाने का काम किया गया था। सीएम हाउस की मैं बात कर रही हूँ, आप भली भांति जान रहे होंगे, आपने सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज्यादा चर्चा सुनी होगी। ये बात किसी से छुपी नहीं है। और उसी कड़ी में जिस तरह से अभी वर्तमान में जो नवनिर्वाचित भारत की प्रथम नागरिक, भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है, और उससे पहले उनका शुद्धिकरण ब्राह्मणों के द्वारा हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। साथियों, जब धर्म की अगर मैं बात करूं, धर्म किस तरह की हमें आजादी देता है? क्या कोई भी धर्म हमें राष्ट्रपति बनने की आजादी देता है? चाहे मैं किसी भी धर्म की बात करूं, आपने अक्सर देखा होगा, चाहे मैं किसी हिंदू धर्म की बात करूं, आपने आज तक इतिहास में नहीं देखा होगा कि जो बड़े बड़े महंत होते हैं, बड़े बड़े पंडित होते हैं, बड़े बड़े पुजारी होते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष तो आपको मंदिरों में दिखाई देंगे, लेकिन महिलाएं वहां पर आपको नहीं दिखाई देंगी। उसका कारण यह है कि उनके धर्म ग्रंथ, चाहे मैं मनुस्मृति की बात करूं या वेदों की बात करूं, वो उनको आजादी नहीं देते कि महिला किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप का अधिष्ठान करें या सुचारू रूप से उसको एक गद्दी पर बैठकर चलाने का काम करें। मुस्लिम धर्म की भी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से कुरान धर्म के आधार पर महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया है, और उस महिलाओं को कोई सिख धर्म में भी देखा है कि हमने जो जिस तरह से महिलाएं नहीं पढ़ती हैं, बल्कि पुरुष ही वहां पर गद्दी पर बैठकर उसको पढ़ते नजर आते हैं। उसी कड़ी में अगर मैं बात करूं चर्च की, चर्च का जिस तरह से पादरी होता है, या जिस तरह से हमने देखा वो ज्यादातर पुरुष ही होते हैं, लेकिन किसी महिला को ये अधिकार नहीं दिया। लेकिन अगर साथियों मैं यहाँ पर इन सभी चीजों को हटाकर, मैं धर्म ग्रंथों को हटाकर अगर मैं बात करूं इस भारत देश के संविधान की, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखने का काम किया, और उस भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, चाहे वो किसी भी धर्म, क्षेत्र, भाषा या जाति से, तो पहला हक उसका समानता का है। और इसी समानता को स्थापित करने के लिए साथियों आपको राजनीति में भी बहुत बड़े स्तर पर अवसर देने का काम किया, चाहे महिला है या पुरुष है। और यहां तक कि आपको राजनीति में आरक्षण भी उपलब्ध कराया, नौकरियों में भी आरक्षण उपलब्ध कराया। और खासकर ये प्रक्रिया अगर मैं महिलाओं के संदर्भ में बात करूं तो बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको पारित करने का काम किया है। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, सिर्फ साथियों वो महिलाओं के हक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, और जो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे उसको कहीं ना कहीं जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे वो उसको पास नहीं होने देना चाहते
चाहते थे और इसी कारण परम पूज्य बाबा साहब ने लाखों करोड़ों महिलाओं की आजादी के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया था। लेकिन विडंबना आज ये है कि भारत देश की महिलाएं उनके बारे में नहीं पढ़ती हैं, उनके संघर्ष के बारे में नहीं पढ़ती हैं और उनके प्रति जो एक कृतज्ञता उनके जीवन में होनी चाहिए, उस कृतज्ञता को कभी भी महिलाएं महसूस नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और साथ ही जिस तरह से हमने देखा, चाहे मुस्लिम समाज का कोई राष्ट्रपति आया हो या सिख समाज का कोई राष्ट्रपति आया हो या फिर दलित समाज से माननीय पूर्व कोविंद जी राष्ट्रपति रहे हो या अभी वर्तमान में जिस तरह से आदिवासी समाज को लेकर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है, आप बड़े ध्यान से सोचिएगा कि इनके शासनकाल में जितने भी मैंने नाम लिए हैं, किस तरह से इन लोगों को आरएसएस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम बनाकर रखा गया। इनको इनकी आजादी से जनता के हित के लिए कोई भी काम करने नहीं दिया गया। अगर मैं स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ शब्दों में कहूं तो इन लोगों को उस रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया गया। जहां इनको मोहर लगाने के लिए कहा गया, वहां इन्होंने इफ एंड वर्ड्स किए बिना मोहर को लगाने का काम किया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि भले देश के पहले प्रथम नागरिक के तौर पर इनको जाना जाए या इनको राष्ट्रपति की पदवी से नियुक्त किया जाए या इनको इतने बड़े सम्मान से नवाजा जाए, लेकिन अगर जब समाज की बात आती है तो ये समाज पर जब अत्याचार शोषण होते हैं तो ये मूक बनकर सिर्फ उन घटनाओं को देखते रहते हैं और उन पर दो शब्द भी नहीं बोलते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कहीं ना कहीं मंथन भी करना पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि दलित समाज या मुस्लिम समाज या सिख समाज से आने वाले जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं, आप देखिए क्या वो स्वतंत्र रूप से अपने समाज पर अत्याचार शोषण होते हैं तो क्या वो मुख्य रूप से पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम करते हैं? साथियों शायद नहीं, क्योंकि हमने देखा है जिस व्यवस्था में वो पल रहे हैं, जिन पार्टियों के नीचे वो रह रहे हैं, जिन पार्टियों के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं, वो पार्टियां उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं देती हैं कि वो अपने समाज के लिए मुख्य रूप से आवाज उठाएं, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण है निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ में जब व्यक्ति लिप्त होता है तो वो अपने समाज के ऊपर जो अत्याचार शोषण होते हैं साथ ही उनको भूलने का काम करता है। और लगातार जिस तरह से धर्म ग्रंथों ने लोगों को गुलाम बनाने का काम किया, एक पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग को तो इतना बड़ा बना दिया है कि जिस तरह से अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो 4 वर्ण स्थापित किए गए। उसमें सबसे पहला जो वर्ण आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र है। और शूद्र में जिस तरह से बहुत सारी जातियां उपजातियां आती है। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं मोटे मोटे तौर पर कुछ जातियों की बात करूं, चाहे मैं गुज्जर की बात करूं या यादवों की बात करूं या जाटों की बात करूं या फिर अन्य जो भी जातियां ओबीसी में आती हैं, ये अपने आप को कहीं ना कहीं इतना श्रेष्ठ मानती हैं और अपने आप को इतना दबंग मानती है और हिंदू धर्म के बहुत ज्यादा पोषक जातियां हैं ये। लेकिन अगर ये इतिहास को पढ़े तो इनको पता चलेगा कि जिस वर्ण व्यवस्था के तहत आपको रखा गया, आप भी उस शूद्र श्रेणी में आते हैं जिसको कि छोटा, नीच, अछूत आज भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने इतिहास से रूबरू होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि चाहे राष्ट्रपति हो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता है या मुख्यमंत्री हो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ तक कि वो लोग आपसे ज्यादा पवित्र उस गाय के मूत्र को समझते हैं जिसमें कि बहुत गंदी स्मेल आती है और लोग उसको पीने का भी काम करते हैं। तो इन्हीं चीजों से आज साथियों आपको समझना होगा कि आखिर भारत देश आज किस दिशा में जा रहा है और हम लोग आखिर क्या करें। आज हम पाखंडवाद के नाम पर इतनी चीजों को ओढ़े हुए हैं कि आज विज्ञान को भी समझने की हमारी जो बुद्धि है, तार्किक सोच है, वो कहीं ना कहीं हम खो बैठे। अभी वर्तमान में साथियों जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज जितनी भी सरकारें हैं, चाहे मैं किसी की बात करूं या राज्य की बात करूं या मैं केंद्र सरकार की बात करूं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो साथियों आप एजुकेशन का आज लेवल उठाकर देखिए कि आपके बच्चों को किस लेवल की एजुकेशन मिल रही है। क्या आपके बच्चों को वो एजुकेशन मिल रही है जो आप चाहते हैं या आपके बच्चे जो चाहते हैं या जिस एजुकेशन से आपके बच्चों का भला होगा। अगर मैं सही रूप में कटु शब्दों में बोलूं तो साथियों आज कोई भी सरकार आपके बच्चों को उस तरह की शिक्षा देने का काम नहीं करे जिससे कि आपके बच्चों का विकास होगा। और जिस तरह से अभी वर्तमान में मैं देख रही हूं, देखिए मैं किसी की आस्था पर प्रहार नहीं करूंगी लेकिन ये सोचने वाली बात है। जिस तरह से अभी कावड़ यात्रियों का दौर चला हुआ है, गंगा स्नान का दौर चला हुआ है, जिस तरह से लोग लगातार ऋषिकेश जा रहे हैं, कावड़ लेकर जा रहे हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका भी मैं बढ़ चढ़कर देख रही हूं। साथ ही जिस तरह से धर्म ग्रंथों ने महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर गुलाम बनाकर रखा गया, आज कहीं ना कहीं वही महिला जाति इस तरह के पाखंडवाद, रूढ़िवाद और इन परंपराओं को बढ़ावा देने का काम करें। लेकिन साथियों आप सोचिए, क्या मात्र आपके 300, 400, 200, 150, 100 किलोमीटर चलने से कावड़ उठाकर, या हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से कावड़ लेकर आ रहे हैं। साथियों यहाँ पर मैं थोड़ा चर्चा भी करना चाहूंगी। कुछ वीडियो तो ऐसी वायरल हो रही है कि मुझे देख
कर भी पीड़ा हो रही है। लेकिन भले जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज होती है जो आपकी तार्किक समझ को बिल्कुल शून्य कर देती है। साथियों, मैं बात पीड़ा की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कई वीडियो देखी, कुछ लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं और मैंने देखा कि एक तरफ वो अपनी माताजी को और दूसरी तरफ अपने पिताजी को कंधों पर बिठाकर ला रहे हैं और अपने आप को एक आदर्श पुरुष स्थापित करने में लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, एक बार अपने माँ बाप से भी पूछेगा कि किस तरह से, क्योंकि मैंने वीडियो देखे इसलिए मैं चर्चा करी। मैंने देखा कि बहुत बुजुर्ग महिला बेचारी कभी ऐसे हिल रही है, कभी ऐसे हिल रही है, कभी उसको रस्सी को पकड़ रही है, कभी पीछे से, कभी ऐसे। और इसी कड़ी में जो उनके पिताजी हैं वो भी इसी तरह से मैंने उनका जो देखा, क्योंकि तपतपाती गर्मी है, बारिश का मौसम है, इतनी सफोकेशन हो रही है, बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है। और वहां पर साथियों आप इस तरह से अपने माँ बाप को लेकर इतनी गर्मी में चल रहे हो, तो ये किस तरह की आस्था और किस तरह की आपकी ये सोच है, मेरी तो समझ से बाहर है। क्योंकि देखिए, अपने माता पिता को इतने कष्ट में डालकर आप कावड़ ला रहे हो, उनको कंधे पर बिठाकर ला रहे हो, आपको भी पीड़ा हो रही है। अगर सही रूप में अगर आपको अपने माता पिता का भला करना है या आप अपना भला चाहते हो, तो साथियों घर में रहकर अच्छे तरीके से उनको अच्छा भोजन दे, समय पर उनका मान सम्मान करें और उनके साथ में उचित व्यवहार करें, तो साथियों उनका जीवन साथियों उन कावड़ यात्राओं की बजाय यहाँ पर कई गुना बढ़ेगा। तो ये भी सोचना पड़ेगा। और एक तो मैं देख रही थी 10th क्लास का स्टूडेंट है साथियों, 71 किलो वाटर की जो गंगा जल है उसका कैनल लेके चल रहा है दोनों तरफ। मुझे बड़ी पीड़ा हुई इसको देख के। मात्र 10th क्लास का स्टूडेंट 14 साल की उम्र है, दुबला पतला सा है और 70 किलो पानी अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। और जब वो लेकर चलता है साथियों, उसकी पेट की आंतें भी इस तरह से साफ दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से उसके चेहरे पर जो पीड़ा है, दुख है, उसके पैरों में जो छाले हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब दयनीय स्थिति में थे, मुझसे तो देखा नहीं गया। तो साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे पिताओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर इस तरह से आपका भला हो गया, इस तरह से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भ्रांति है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी, इन भ्रांतियों से बाहर निकलकर आप तार्किक बने और सही रूप में आपको अपने परिवार का कल्याण करना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। तो साथियों, उनके लिए जिस तरह से आप लोग नशा करते हो, चाहे उसमें दारू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो या गुटखा हो, जो भी चीजें का सेवन करते हैं, आप सबसे तो पहले इन सभी चीजों का सेवन करना बंद कीजिएगा। क्योंकि जब आप इन चीजों का सेवन बंद कर देंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, और आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप अच्छे तरीके से अपनी नौकरी कर सकते हैं, अपना रोजगार चला सकते हैं, जो भी आप दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर सकते हैं वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आपका मन मजबूत होना चाहिए, आपका शरीर मजबूत होना चाहिए। आप शारीरिक रूप से तो बहुत कमजोर हैं और आप काम कर रहे हैं, तो साथियों स्वाभाविक सी बात, आप बीमार होंगे तो आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप डॉक्टरों की जेब भरने का काम करेंगे, अपने घर को खाली करने का काम करेंगे। तो सही रूप में साथियों आपकी आस्था अपने माँ बाप की सेवा करने में, अपने परिवार का भला करने में है, उनको अच्छी एजुकेशन देने में, उनको अच्छा भोजन देने में है, उनको उचित समय पर सारी सुविधाएं मुहैया कराने में ही आपका और आपके परिवार का भला हो सकता है। ना कि इस तरह की जो कावड़ यात्राएं आप लेकर आ रहे हैं, 500, 400, 300 किलोमीटर चल रहे हैं, तो साथियों इनसे बचिए और समझिए कि इतना कष्ट सहकर आप जिस तरह से इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक चीज़ और देखिए कि जिस तरह से मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, सरकार ने साथियों अवकाश घोषित कर दिया जब से कावड़ चल रहे हैं बहुत सारी जगह। तो आप देखिए, जब कावड़ चलती है तो आपकी एजुकेशन बंद कर दी जाती है। अभी पीछे 2 साल से लगातार लॉकडाउन हुआ, आपकी एजुकेशन ठप है, आपकी बहुत सारी वैकेंसियां निकली, लगातार आपके पेपर लीक हो जाते हैं, आप फिर हताश हो जाते हैं, समय पर नौकरी नहीं लग पाते। तो ये चीजें आपको सोचनी होगी साथियों। जब आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो आपके लिए स्कूल बंद हो जाते हैं, और वैसे भी लगातार जिस तरह से मैंने बात की कि जो आज एजुकेशन का स्तर है वो कहां से कहां तक गिरता जा रहा है। और ये चीजें साथियों जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वही आपके ऊपर थोपने का काम करे, क्योंकि जब तक वो आपके ऊपर स्थापित रहेगी तब तक आप उनके गुलाम बने रहेंगे। और सभी साथियों के लिए मैं एक सवाल जरूर छोड़कर जा रही हूँ साथियों, उस पर विचार कीजिएगा, चिंतन मनन कीजिएगा। आज जितने भी लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, आखिर वो कौन है, कौन से परिवार से आते हैं? क्या आपने किसी मंत्री के बेटे को कावड़ उठाते देखा है, या आपने किसी विधायक के बेटे को कावड़ उठाते देखा, या आपने किसी भी पूंजीपति व्यक्ति के बेटे को कावड़ उठाते देखा है, या आपने धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे को कावड़ उठाते देखा है? तो एक बार जरूर इन पर चर्चा कीजिए। अगर कावड़ उठाने से ही सब कुछ हो जाता तो साथियों आज धीरूभाई अंबानी ना रहता, सांसद ना होते, नेता ना होते, या जितने भी फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं जो करोड़पति अरबपति है, चाहे मैं अमिताभ बच्चन की बात करूं, शाहरुख खान की बात करूं, या जितने भी और लोग हैं, क्या उनके घर से कोई व्यक्ति कावड़ लेने गया है? तो इस दिशा में आप जरूर सोचिएगा और मंथन कीजिएगा। क्या उन लोगों के लिए कावड़ जरूरी नहीं है या सिर्फ आपके लिए ही जरूरी है?
तो एक बार जरूर अपील है साथियों, इन पाखंडवाद को छोड़कर, इन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर, इस तरह की विचारधाराओं को छोड़कर आप विज्ञान की तरफ बड़े, तार्किक बने और चिंतन मनन करें और सवाल करना सीखें, क्योंकि आज आपके बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो साथियों वो अपना विकास अपने आप कर लेंगे और अपने सत्ता पर बैठे उन लोगों का भी विकास अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो सवाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं साथियों अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। तो जरूरत आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, ना कि आपको इस तरह से 10-10 दिन कावड़ उठाने की या इतनी मेहनत करने की या इतने कष्ट सहने की।